हेलो फ्रेंड्स। हमने अपने सोशल साइंस की लास्ट वीडियो में राजपूत काल के बारे में पढ़ा, उसकी सामाजिक स्थिति के बारे में पढ़ा, धार्मिक आर्थिक स्थिति के बारे में पढ़ा। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अरब में इस्लाम का उदय तथा भारत में तुर्कों का राज्य। ठीक है कि कैसे इस्लाम का उदय हुआ अरब में और कैसे वो भारत तक आया, तो ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इस्लाम का जो उदय है, इसके जो संस्थापक थे इस्लाम धर्म के, वो थे हज़रत मोहम्मद साहब। ठीक है, संस्थापक का नाम अगर एक नंबर में पूछा जाता है तो क्या है, हज़रत मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। इनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। ठीक है, मक्का नामक जगह है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था अब्दुल्ला, इनकी माता का नाम था अमीना, और इन्हें ज्ञान प्राप्ति कब हुई, 40 वर्ष की अवस्था में 610 ईस्वी में हीरा गुफा में। ठीक है, तो याद रखिएगा 40 वर्ष की अवस्था में हज़रत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में हीरा गुफा है, वहाँ पर इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई थी। और इन्होंने ही हिजरी संवत की शुरुआत की थी 622 ईस्वी में। इस चीज़ को भी याद रखना कि 622 ईस्वी में हिजरी संवत स्टार्ट हुआ था। पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा से हिजरी संवत प्रारंभ हुआ। मतलब जो हज़रत मोहम्मद साहब थे, जब वो मक्का से मदीना के लिए गए, ठीक है, जब वो यात्रा स्टार्ट हुई तभी से हम हिजरी संवत मनाते हैं। ठीक है, 622 ईस्वी से। इनका जो विवाह हुआ था वो खादिजा से हुआ था, जो एक विधवा थी। इनकी पुत्री का नाम था फातिमा और इनके दामाद का नाम था अली। और इनकी मृत्यु कब हुई, तो 632 ईस्वी में। ठीक है, और इन्हें मदीना में दफनाया गया था। पवित्र ग्रंथ का क्या होता है मुस्लिम धर्म का, तो वो है कुरान। पैगंबर मोहम्मद के जो उत्तराधिकारी हैं और वो खलीफा कहलाए। आपने कई बार नाम सुना होगा खलीफा। ठीक है, तो जो पैगंबर मोहम्मद के उत्तराधिकारी थे, इन्हीं को खलीफा कहा जाता था। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में मुस्लिम आक्रमण अरबों के नेतृत्व में हुआ। ठीक है, जो पहला मुस्लिम आक्रमण भारत में हुआ था वो कहाँ के मुस्लिम थे, तो वो अरब के मुस्लिम थे। इस चीज़ को याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन में दिया जाता है तुर्की, अरबी। ठीक है, ऐसे करके 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, अफगानी। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, अरबी। ठीक है, सबसे पहला जो आक्रमण हुआ था मुस्लिम आक्रमण भारत में, तो वो अरबों के नेतृत्व में हुआ था। फिर है कि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर के शासनकाल में सिंध पर आक्रमण किया और सिंध को जीत लिया। ठीक है, तो पहला आक्रमण किसने किया था भारत में, तो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। और उस समय राजा कौन थे, तो राजा थे दाहिर। ठीक है, और कहाँ पे आक्रमण किया था, तो सिंध में आक्रमण किया था। इस चीज़ को याद रखना। और जो मोहम्मद बिन कासिम था, ये एक अरबी था। ठीक है, एक अरबी आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम, और इसने क्या किया था, राजा दाहिर के समय में सिंध पर आक्रमण किया था और सिंध को जीत लिया था। ठीक है, तो पहला मुस्लिम आक्रमण कब हुआ, तो वो अरबों के द्वारा हुआ भारत में। किसके शासनकाल में हुआ, तो राजा दाहिर के शासनकाल में हुआ। सिंध पर आक्रमण किया गया था, कब किया गया, तो 712 ईस्वी में। इस चीज़ को याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि भारत में तुर्कों का राज्य। ठीक है, तो तुर्की कब आए भारत में, तो उसके बारे में देख लेते हैं। भारत पर पहला तुर्क आक्रमण सुबुक्तगीन गजनी साम्राज्य ने पंजाब के विरुद्ध किया, जहाँ का शासक जयपाल था। तो जो सुबुक्तगीन है, आपने मोहम्मद गजनी का नाम सुना होगा। जो मोहम्मद गजनी था, उसी के पिता का नाम था सुबुक्तगीन। तो भारत पर पहला तुर्क आक्रमण किसने किया था, सुबुक्तगीन ने किया था, जो गजनी का शासक था। कहाँ पर किया, तो पंजाब में किया था। और उस समय पंजाब के शासक थे जयपाल। ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे। अब हम महमूद गजनबी के बारे में पढ़ लेते हैं, और इन्हीं के पिता थे सुबुक्तगीन। इस चीज़ को याद रखना। मोहम्मद गजनबी सुबुक्तगीन का पुत्र था और ये गजनी का शासक था। और इसने 2 उपाधियाँ ली थी, वो काफ़ी पूछी जाती हैं। तो यामीन उद दौला और यामीन उल मिल्ला की उपाधि इसने धारण की थी। ठीक है, मोहम्मद गजनबी ने। सर हेनरी एलेट के अनुसार गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। गजनबी का उद्देश्य धन लूटना था, साम्राज्य का विस्तार उसका उद्देश्य नहीं था। ठीक है, तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहम्मद गजनबी ने भारत में इतनी बार आक्रमण किया। ठीक है, तो सर हेनरी एलेट थे, इन्होंने कहा था कि इसने भारत पर कम से कम 17 बार आक्रमण किया और इसका एक ही उद्देश्य था, सिर्फ धन लूटना, भारत को लूट कर गजनी को बसाना। ठीक है, ये सारा धन लूट के कहाँ जाता था, गजनी में चला जाता था। ठीक है, हर बार आक्रमण करता था, लूटता था और लूट कर गजनी वापस लौट जाता था। इसका उद्देश्य साम्राज्य का विस्तार नहीं था। ठीक है, ये साम्राज्य नहीं बढ़ाना चाहता था कि भारत में कि यहाँ पर शासन करे, ऐसा इसका कोई उद्देश्य नहीं था, खाली धन लूटना इसका मुख्य उद्देश्य था। 1025 ईस्वी में इसने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि इसने 17 आक्रमण किए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आक्रमण था वो यही था, सोमनाथ के मंदिर पर जब इसने आक्रमण किया था और वहाँ से धन दौलत लूट कर ये वापस चला गया था। ठीक है, तो ये कब किया, तो 1025 ईस्वी में इसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। इस चीज़ को याद रखेंगे, सन इसकी याद रखना, कई बार पूछा जाता है।
अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी, गजनवी के शासन के दरबार में थे। ठीक है, तो अलबरूनी का नाम आता है कि ये अलबरूनी किसके साथ भारत आया था, तो मोहम्मद गजनवी के साथ ही आया था। ठीक है, तो जो महमूद गजनवी था आपका, उसी के साथ अलबरूनी आया था, फिरदौसी आया था और उतबी आए थे। ठीक है, ये इन्हीं गजनवी के दरबार में थे तीनों। 11वीं सदी में अलबरूनी गजनवी के साथ भारत आया। ठीक है, तो अलबरूनी की ये एक साहित्यकार था। ठीक है, इसकी रचनाएं काफ़ी पूछी जाती हैं, तो इन चीज़ों को भी याद रखना कि अलबरूनी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। तो इनकी रचना का नाम था किताब उल हिंद और तहकीक ए हिंद। ठीक है, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी जाती हैं कि अलबरूनी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई या कौन सी रचना लिखी गई। तो किताब उल हिंद और तहकीक ए हिंद। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। फिर है पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान था ये। ठीक है, जो अलबरूनी था इसने पुराणों का अध्ययन किया था सबसे पहले। ठीक है, तो पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन था, तो अलबरूनी था। गजनबी ने संस्कृत मुद्रा लेख के सिक्के चलवाए थे। ये चीज़ भी याद रख लेना कि गजनबी ने सबसे पहले संस्कृत मुद्रा लेख के सिक्के चलवाए थे। अब हमारा जो सेकंड आक्रमणकारी है उसका नाम है मोहम्मद गौरी। गजनी साम्राज्य के अधीन गौर प्रदेश था जिसका शासक शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी था। ठीक है, तो जो मोहम्मद गौरी था इसका जो साम्राज्य था वो गजनी साम्राज्य के अधीन ही आता था। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। और इसका शासक कौन था, तो शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। ठीक है, मोहम्मद गौरी का पूरा नाम था शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। इसका उद्देश्य क्या था, तो मुस्लिम साम्राज्य का विस्तार करना। देखिए, मोहम्मद जो महमूद गजनबी था और जो मोहम्मद गौरी है, इन दोनों में मुख्य अंतर यही है कि जो महमूद गजनबी था उसका उद्देश्य था धन लूटना। ठीक है, धन लूट कर अपने देश वापस चला जाना। ठीक है, सिर्फ भारत को लूटना ही उसका मुख्य उद्देश्य था। जबकि जो मोहम्मद गौरी था इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो भारत पर शासन करना था। ठीक है, वो साम्राज्य करना चाहता था, अपना राज्य करना चाहता था यहाँ पर भारत पर। ठीक है, इसने जो पहला आक्रमण किया भारत पर वो किया 1175 ईस्वी में मुल्तान पर। ठीक है, जिसमें से जीत भी मिल गई थी। पहला आक्रमण कब किया इसने मोहम्मद गौरी ने, 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया था, जिसमें से वो जीत मिल गई थी। जब मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया उस समय गुजरात में चालुक्य का शासन चल रहा था, जो चालुक्य वंश था आपका, और उसके राजा थे भीम द्वितीय। कन्नौज में गढ़वाल शासन चल रहा था जिसके शासक थे जयचंद्र, और अजमेर में चौहान वंश उस समय शासन कर रहा था। उसके मुख्य शासक थे आपके पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है, जिन्हें हम पृथ्वीराज चौहान के नाम से भी जानते हैं। काफ़ी नाम आपने सुना होगा, इनके ऊपर अभी मूवी भी आई थी। तो उस समय पृथ्वीराज चौहान का ही शासनकाल चल रहा था अजमेर में। ठीक है, और इन्हें पृथ्वीराज तृतीय के नाम से जाना जाता है। इस चीज़ को भी याद रखना क्योंकि पृथ्वीराज 3 हुए हैं। ठीक है, तो तीसरे जो हैं वो सबसे ज़्यादा फेमस हैं, जिनका नाम हम सभी ने सुन रखा है। ठीक है, मोहम्मद गौरी का जो पहला आक्रमण था, मतलब पहला नहीं, जो सबसे इंपॉर्टेंट आक्रमण था, ठीक है, वो हुआ था प्रथम तराइन का युद्ध। ठीक है, तो पहला तराइन का युद्ध कब हुआ, तो 1191 में हुआ। इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, 1191 ईस्वी में सबसे पहला जो प्रथम तराइन का युद्ध है, इसकी डेटें याद रखना, तराइन के युद्ध की और चंदावार के युद्ध की। काफ़ी पूछा जाता है। देखिए, इंपॉर्टेंट भी लिखा है, 2019 में ये आ भी चुका है। ठीक है, तो प्रथम तराइन का युद्ध कब हुआ, तो 1191 ईस्वी में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की जीत हुई और गौरी की हार हुई। ठीक है, इसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे और गौरी हार गया था। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने, कहा जाता है, उन्हें छोड़ दिया था, या कहो गौरी भाग गया। ठीक है, वो बच गया। उसके बाद उसने दोबारा हमला किया पृथ्वीराज चौहान के ऊपर। ठीक है, 1192 में, मतलब 1 साल बाद। इसमें क्या हुआ, गौरी की जीत हुई और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। ठीक है, तो तराइन का जो दूसरा युद्ध था इसमें कौन जीता, तो मोहम्मद गौरी जीता और पृथ्वीराज तृतीय की हार हो गई। इसके बाद जो थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट युद्ध था वो था चंदावर का युद्ध। इसमें गौरी की जीत हुई और जयचंद की हार हुई। ठीक है, तो ये मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी की जीत हुई और जयचंद की हार हुई। ये हुआ था 1194 ईस्वी में। ठीक है, तीनों की डेट याद रख लेना और किन के बीच हुए युद्ध ये भी याद रख लेना। ठीक है, चंदावार का इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें पृथ्वीराज तृतीय नहीं दिखेंगे आपको, इसमें जयचंद्र दिखेंगे। फिर है कन्नौज विलय के बाद गौरी ने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति व दूसरी ओर अरबों में कलमा लिखवाया। देखिए, ये लोग हिंदू देवी देवताओं की सिक्कों पर इसलिए फ़ोटो वगैरह बनाते थे ताकि जो जनता है भारत की उससे उसका प्यार मिले ने। ठीक है, वो ना भड़के, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने भी किया था। ठीक है, मोहम्मद गौरी ने भी किया, अकबर ने भी किया ऐसा। ठीक है, अकबर ने राम सीता की फ़ोटो लगवाई थी, उसमें चित्र बनवाया था सिक्कों पे। ठीक है, तो ऐसे करके ये सभी लोग करते थे। तो मोहम्मद गौरी ने किसकी चित्र बनवाया था अपने सिक्कों पर, तो देवी लक्ष्मी की आकृति बनवाई थी। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना। और दूसरी ओर अरबी में कलमा लिखवाया था। तो मोहम्मद गौरी के बारे में और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मोहम्मद गौरी का ये गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक।
ठीक है। उसके बाद इसने क्या किया, खुद शासन किया, उसके बाद खुद ये चला गया वापस और अपना जो साम्राज्य था वो कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप गया। ठीक है। उसके बाद आप जानते हैं कि गुलाम वंश की स्थापना की कुतुबुद्दीन ऐबक ने, फिर गुलाम वंश का शासनकाल शुरू हुआ था। ठीक है। तो ये यहाँ पर कंप्लीट होता है और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे, जो दिल्ली सल्तनत है उसके बारे में जानेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।